नमस्कार। मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुशील। सर, बहुत लंबे समय बाद मैंने कहा कि गुरुग्राम में फिर सिंह अलस गया। डिप्टी और सीनियर मेयर आज अभी मुझे लग रहा है कि बन गए होते, अलग ही नजारा होता, लेकिन इन वक्त पे कल ये रद्द हो गया। आज इस संदर्भ में मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी के आवास पे गया था। मैंने उनसे इस संदर्भ में चर्चा करना चाह रहा था। उन्होंने हालांकि कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनसे जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि संगठन दो तीन वाक्य कहे। मैं चाहता हूं कि पहले मैं वाक्य आप सबके सामने रखता हूं, उसके बाद इस पर विश्लेषण करेंगे और सर से जानेंगे कि आखिर वजह क्या था जो चुनाव रद्द हो गया। उन्होंने कहा कि संगठन, ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि संगठन सर्वोपरि है और जो संगठन चाहेगा वही होगा। दूसरी लाइन उनकी बातचीत का महत्वपूर्ण ये था कि सीनियर और डिप्टी मेयर जो बने वो 24 पार्षद में से ही बनेंगे जो बीजेपी के हैं, और वो अनुभवी और क्षमतावान होने चाहिए थे। मैंने तीसरा उनसे पूछा कि आखिर रद्द क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो कारण कमिश्नर साहब बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकता है। ये तीन, बाकी और भी बातचीत हुई, लेकिन ये तीन मैंने कहा कि महत्वपूर्ण डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड कही, कैमरे पर नहीं बोला, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं इसको कोट कर सकता हूं तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे आप चला सकते हैं। अब जरा पीछे की गतिविधि भी देख लीजिए। तमाम पार्षद 36 और एक मेयर 37 पार्षद, जिसमें 24 पार्षद और एक मेयर यानी 25 भारतीय जनता पार्टी के झोली में, उनके टिकट पर चुनाव जीते हैं। ऐसे में यहां बड़ा आसान था सीनियर और डिप्टी मेयर बना। ये तमाम, अगर 36 में 24 एक 25 पार्षदों का मैं जिक्र करूं, 24 पार्षद और एक मेयर का, तो तमाम जिनसे भी मेरी बातचीत हुई है उन्होंने ये कहा कि वो संगठन के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिसे अपना प्रत्याशी बनाएगी वो उसे वोट करेगी। ये मैं सभी 24 पार्षदों का जिक्र कर रहा हूं, किसी से मुलाकात होकर पर्सनली, किसी से फोन पर, ऐसे मेरी बातचीत हुई थी। लेकिन कल, जब उससे पहले आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष से जब मैंने इस संदर्भ में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हमारे पास 24 पार्षद हैं और चुनाव का कोई सवाल ही नहीं। पार्टी संगठन, चूंकि तमाम पार्षदों से भी बातचीत हुई है, वो जिसका नाम आगे आएगा उसको सभी पार्षद वोट करेंगे और फिर निर्विरोध चुना जाएगा। लेकिन कल सुबह एक खबर आई। खबर यह आई कि हो सकता है कि पासा पलट जाए, क्योंकि संगठन जिन नामों की घोषणा करना चाहता है जब प्रत्याशी, उन नामों पर विरोध शुरू हो गया। परोक्ष रूप से मुझे यह भी बताया गया कि उसमें जो स्थानीय विधायक हैं या फिर स्थानीय सांसद हैं वो उन नामों पर सहमत नहीं है, और शाम तक विरोध इतना बढ़ गया कि वो कैंसिल कर दिया गया, चुनाव रद्द किया गया, और कारण एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया गया। साहब डिस्कस करें उससे पहले जरा एक तस्वीर, फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो, ये आज सदन की बैठक हुई है और इस सदन की बैठक में तमाम पार्षद, 36 के 36 पार्षद और एक मेयर मौजूद है इस सदन में। कमिश्नर साहब, ज्वाइंट एडिशनल कमिश्नर साहब समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद है। अगर साहब ये तमाम पार्षद मौजूद है, मेयर मौजूद है, अधिकारी मौजूद है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या हुआ जिस वजह से आपने चुनाव कैंसिल कर दिया? ये तो सीधे तौर पे लग रहा है कि पॉलिटिकल रीजन है, और कहीं ना कहीं वो जो दो सिंह अलझ गए, इस वजह से आपने आनंद फानंद में, राजनीतिक प्रेशर में आपने इस चुनाव को रद्द कर दिया। इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पे भी अब वरिष्ठ पत्रकार सर है, सर ने बहुत निगम बनाए, अब देखे बड़े बड़े संस्थान में रहे, और इनसे सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब आज कुछ लोग कह रहे थे कि अरे चुनाव लंबा टल गया, संगठन हो सकता है कि अब 2-4 महीने बाद इसके इलेक्शन हो। साथ ही एक और बात बता दूं, चूंकि आज जो बैठक हुई है उसमें से एफएमसीसी का जिक्र करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कमेटी जिसे कहते हैं, जो तमाम फैसले लेती है, उसमें 2 सदस्यों का चुनाव आज हुआ है। और वो 2 सदस्य जो है वार्ड नंबर 1 से सुंदर सिंह ये सदस्य बने हैं, और दूसरे सदस्य इसमें अनूप सिंह वार्ड नंबर 25 से हैं, उनको सदस्य बनाया गया है।
साथ ही जो मनोनीत पार्षद थे उनका भी शपथ ग्रहण आज हुआ है। आज तमाम की एक्टिविटी है। इसके अलावा सदन की बैठक में तमाम पार्षदों ने अपने अपने एजेंडे पर बातचीत किया और शहर के विकास, साफ सफाई समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। ये खबरें आपको और भी कहीं मिल जाएगी कि आज क्या हुआ, तमाम बाइट्स भी देख सकते हैं, तमाम अधिकारी से लेकर मेयर तक। लेकिन हम यहाँ आपके पास इसलिए हैं कि विधायक जी का वो बयान जो अनौपचारिक ऑन कैमरा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा उस दौरान एक पार्षद भी, उनके इलाके के जो पार्षद थे वो भी वहां मौजूद थे, मेरे साथ मेरी सहयोगी गुंजन भी वहां मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन जो चाहेगा वो होगा। शुरुआत करते हैं सर। तमाम बातें आपने सुनी, चाहे वो विधायक की बात चर्चा हो या फिर सबसे पहले आपसे जानेंगे वजह क्या रहा कि आज चुनाव होना था और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण और आज सब कुछ नीलबट्टा सन्नाटा। सुशील, थोड़ा सा आप बैक चलिए, जब काफी लंबे समय जब चुनाव हुआ था और उस वक्त रिजल्ट आने के दिन, संभवतः रिजल्ट के एक दिन बाद कभी आपने मेरे से चर्चा की थी, तो आपके चैनल पे निश्चित रूप से वो आपका वो वीडियो जरूर होगा और आपके दर्शक उसको निकाल कर देख सकते हैं कि तब मैंने इन दोनों नगर निगमों के बारे में क्या कहा था। मेरा विश्लेषण था और बिल्कुल वही सटीक उसी रास्ते पर दोनों ही नगर निगम की जो राजनीति है वो आगे बढ़ रही है। कि मानेसर की बात क्योंकि आपने चर्चा की वहां, तो मानेसर में जो घटना हुई है, मैंने पहले ही बोला था कि वहां देखिए सरकार की मजबूरी नहीं है कि मेयर को अपने साथ लेकर चलना, और संगठन अगर चाह ले, सरकार चाह ले, तो मेयर को पूरी तरह निर्वाचित होने के बावजूद दरकिनार करती रहेगी सरकार। अपना सीनियर डिप्टी मेयर चुन करके मेयर चलाती रहेगी सरकार। और कुछ वैसी ही स्थिति मानेसर में उत्पन्न हो गई है। लगातार मैं आप जो खबरें कर रहे हैं वहां की, उसको मैं बहुत नजदीक से उसको देख रहा हूँ, गंभीरता से, और हमेशा देखता हूँ। तो उसी दिशा में चीजें चली गई हैं। अब रिजल्ट आपके सामने है और आपने जनता के सामने रखा है, अपने दर्शकों के सामने। अब नगर निगम की, गुरुग्राम की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ जरूरी नहीं है कि सीनियर डिप्टी मेयर चुनने का, क्योंकि मेयर डायरेक्ट चुनी जा चुकी हैं यहाँ। तो सरकार को अगर लगेगा या संगठन को लगेगा कि हम अपने मतलब का या अपने मायने के पार्षद को अगर सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बना पाएंगे, इक्वेशन उस हिसाब से नहीं बैठ रहे हैं, तो ये मेयर के सहारे नगर निगम चलता रहेगा। आप देख रहे हैं कि इसी चुनाव के कारण से इसमें ही जो इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन इस तरह से गड़बड़ाया हुआ है यहाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ राजनीतिक समीकरण, कि जिसके कारण से ही अब तक मैं तो ये कहूंगा कि सरकारी तंत्र ने ही जानबूझकर इतने लंबे समय तक नगर निगम निर्वाचित होने के बावजूद, शपथ ग्रहण होने के बावजूद नगर निगम की बैठक नहीं कराई गई है। ये पहली आधिकारिक बैठक है नगर निगम की, और इस शहर की क्या स्थिति है आपके सामने, हम सबके सामने जनता जानती है यहाँ की। रही बात जो चुनाव की बात, आपने विधायक की बात कही है। देखिए, इसमें जो 3 बातें उन्होंने कही हैं, उनमें से पहली बात जो है वो सही है। मैं मानता हूं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है विधायक की, कि वो तो संगठन को कैसे नकार सकते हैं, उनके अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं। चाहे उनकी जो विश्वसनीयता है, जो उनकी लॉयल्टी है किसी व्यक्ति के साथ अगर हो भी, तब भी संगठन से वो अपने को अलग कैसे दिखा सकते हैं। तो संगठन को सर्वोपरि तो उनको मानना ही पड़ेगा, जो आपने उनसे बातचीत की, जो उन्होंने आपसे ये बातें कही, पहली। दूसरा पॉइंट आपने रखा कि 24 पार्षद में से ही चुने जाएंगे। स्वाभाविक है, बहुमत है। अगर पार्टी के 24 पार्षद चुने गए हैं तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि उसी से चुना जाना चाहिए, क्योंकि अगर 12 अन्य पार्षद हैं भी निर्दलीय या दूसरे और दलों के समर्थक या कोई भी ऐसे हैं भी, तो भी वो चाहें तो भी नहीं बना सकते। अगर 24 के 24 एक मत एक साथ पार्टी के साथ खड़े हैं तो पार्टी की लाइन पर जाते हैं। तो एक ये, और तीसरी बात जो आपने कही एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ये तो बिल्कुल ही निराधार। मैं जितना सा थोड़ा बहुत अनुभव रखता हूं मैं राजनीति का या संसदीय परंपरा का और प्रक्रिया का, तो उससे तो मैं उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज नो एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, कि आज जो
अधिसूचना जारी करके चुनाव का भी उसे रद्द किया गया। ये इस मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए जब जब आपने अपने इंट्रो में ही ये बातें बता दी हैं और दर्शक के सामने चीजें हैं, जो वीडियोज जो फुटेज आप सामने रख रहे हैं कि नगर निगम की बैठक हुई, सारे अधिकारी मौजूद हैं वहां, सब कुछ मौजूद है, जिनको ये सारी चीजों को एक्सेल करना था, जिनको चुनाव की प्रक्रिया का वहां पूरा का पूरा उसको उसका आयोजन करना था, तो वो जब सारा अमला वहां मौजूद ही है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कुछ नहीं था इसमें। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें केवल और केवल सोल अगर कोई रीजन है वो है पॉलिटिकल रीजन। अब पॉलिटिकल रीजन में अगर आप कहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं शुरू के दिनों से मैं जानता हूं, यहाँ की स्थिति को समझ रहा हूं, और पिछले जो और नगर निगम में क्या हालात बने हैं, तो वो इतिहास लगता है कि यहाँ शायद दोहराने वाला है। तब भी हमने आपसे बातें कही थी और वही स्थिति यहाँ बन रही है। सरकार संगठन एक साथ है और वर्सेस सांसद। शायद कम लोग इस तरह से स्पष्ट बोलेंगे, लेकिन क्योंकि राजनीतिक स्थिति वैसी है और यहाँ की जनता भी इस बात को समझती है, आपके दर्शक भी इस चीज को जरूर समझते होंगे कि सरकार संगठन एक साथ है, सरकार बोलें या संगठन बोलें एक ही बात है यहाँ, और वर्सेस सांसद है। अब ऐसे में ये जो इक्वेशन में एकदम से तनाव है पूरा एकदम, तो उस तनाव में सांसद ये चाहते हैं, क्योंकि लगातार सांसद को यहाँ सफलता मिलती रही है कि हमेशा वो अपने मतलब के मेयर भी, सीनियर डिप्टी मेयर, क्योंकि मेयर डायरेक्ट चुनाव कभी होता नहीं था, पहली बार हुआ है, तो उसमें उनकी चली नहीं, टिकट बांटने में भी उनकी नहीं चली, तो इसीलिए वो निश्चित रूप से उनकी जो वो खींच है और जो वो एक तरह से वहां हार उनकी हुई है टिकट वितरण में, तो वो उसकी भरपाई यहाँ करना चाहेंगे। और क्योंकि पिछले नगर निगमों में दोनों में उन्होंने अपने सीनियर डिप्टी मेयर बिल्कुल सरकार देखती रह गई, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी, संगठन भाजपा का संगठन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था उन दोनों नगर निगमों में जब निर्वाचन हुआ था, तो सांसद ने अपने मतलब से अपने तरीके से बना लिया था। तो जाहिर है सांसद की, देखिए सांसद के मनोबल तो बहुत ऊंचे हैं और वो चाहते हैं जो एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड जातिगत जो समीकरण यहाँ है उसमें से वो समझते हैं कि मेरा सिक्का यहाँ चलता है और बहुतायत में उनके समर्थक हैं, तो इसलिए जीत करके भी जो पार्षद आते हैं बहुतायत में, वो उनको ऐसा लगता है कि वो उनके समर्थक हैं, उनके पाले से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि वही इक्वेशन, उस इक्वेशन में शायद संगठन को लगा कि कहीं जो आपने कहा कि पासा पलट सकता है, तो शायद इस प्रकार की आशंका, देखिए सरकार के हाथ में है चुनाव कराना या नहीं कराना। हालांकि एक्ट क्या कहता है, इस मुद्दे पे हम आपसे विस्तार में बातचीत कर चुके हैं बहुत पहले ही, और काफी इन चीजों को लेकर रिएक्शंस भी आपके वीडियो पर आए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्ट में तो जो प्रावधान है वो है, मगर सरकार अपने हिसाब से एक्ट को उसका एक तरह से इंटरप्रिटेशन करती है और उस पर इंप्लीमेंट करती है या नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को या संगठन को कहीं ना कहीं आशंका इस बात की हुई, या जो उन्हें लग रहा था कि पार्षदों से उनके मतलब कॉल किए हुए जो उम्मीदवार होंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, उनको शायद अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाएगा, इसलिए शायद एन वक्त पे इसे रद्द कर दिया गया। जी संभव है क्या कि बिना सीनियर और डिप्टी, चूंकि आज एफएमसीसी के जो सदस्यों को चयनित करने कमेटी बना दी और मेन कमेटी वही है, चाहे वो कहीं भी परचेज हो, फाइनेंस हो, हर तरह से वही काम करती है वो कमेटी, मुख्य प्रमुख कमेटी होती है निगम की। वो जब कमेटी का कोरम पूरा हो गया, उसमें सदस्य चयनित कर लिए गए, तो आपको सर क्या ऐसा लगता है क्या कि सरकार अब बिना सीनियर और डिप्टी मेयर के भी चला सकती है निगम को? देखिए नगर निगम का एक्ट कहता है सुशील कि इन दोनों के हाथ में, सीनियर डिप्टी मेयर के हाथ में ये टीथलेस पोस्ट है, दंतहीन पद है, आप समझ लीजिए। अगर मैं गुरुग्राम नगर निगम की एक्ट या हरियाणा नगर निगम एक्ट की बात में करूं तो ये दंतहीन पद है एक तरह से। वैसे संस्था को ही मैं दंतहीन मानता हूं कि जो अधिकार इनके पास होने चाहिए वो अधिकार इनके पास नहीं है। हर चीज के लिए इनको चंडीगढ़ का मुंह देखना पड़ता है, उधर ही नजरें इनको गराए रखनी पड़ती है हर किसी के निर्णय के लिए, संस्तुति के लिए, अप्रूवल के लिए। तो रही बात सीनियर डिप्टी मेयर का, अगर एक्ट में अगर आप देखेंगे तो इनके पास बहुत अधिकार नहीं है, नहीं के बराबर है। बस एक, आप अगर कहूं मैं पत्रकारिता की भाषा में, तो ये दोनों ही पद नगर निगम के लिए, खासकर हरियाणा में
ऑर्नामेंटल पोस्ट हैं ये, बस गहना जेवर की तरह दिखने के लिए कि आप सुंदर लग गए हैं, खूब आप गहने जेवर आपने पहन लिए तो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी बन जाएगी, बस इतना ही है। और जो व्यक्ति पद पर बैठता है उनको कुछ सुविधाएं मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है, ऑफिस के जो स्टाफ हैं वो मिल जाते हैं, और थोड़ा सा एक तरह से एक प्रोटोकॉल में वो आ जाता है वो व्यक्ति। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे इंटरवेंशन तो इनका बहुत एकदम से नगण्य है। उस दृष्टि से जब तक मेयर है, अगर मेयर नहीं है, किसी भी कारण से मेयर इस्तीफा दे दें, मेयर नहीं रहे, तो जाकर सीनियर डिप्टी मेयर की बारी आती है तो वो पदेन फिर उसकी अध्यक्षता वो करते हैं नगर निगम की, और इस तरह की वो पावर उनकी मतलब एक तरह से ऑटोमेटिकली उसमें इन्वेस्ट हो जाती है वो शक्तियां। लेकिन जब तक मेयर है तब तक तो इनके पास कुछ है नहीं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा भी नहीं है कि इनके कहने से जो आदेश ये जारी करेंगे फाइल पे वो मानने के लिए कमिश्नर नगर निगम मजबूर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में सरकार के लिए ये कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ऑर्नामेंटल है, तो ऑर्नामेंटल में से आप समझ सकते हैं इसका जो रेलिवेंस है ये मेरे हिसाब से जीरो है। वैसे अगर आप समझें तो ये सफेद हाथी की तरह से अनावश्यक, इसकी कोई आवश्यकता अगर ना भी हो एक्ट से, अगर इसे हटा भी दिया जाए ना इस प्रावधान को, तब भी कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि एक डिप्टी होना चाहिए संसदीय परंपरा में, क्योंकि किसी कारण से कभी अगर जो मेयर है वो नहीं है, किसी भी कारण से नहीं है, तो फिर डिप्टी तत्काल उनको वो पदन बन सके और उसे चेयर कर सकें, उनकी कमी को वो भर सके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तब उस हालात में। अदरवाइज जब हैं मेयर प्रेजेंट हैं तो सीनियर डिप्टी मेयर का कोई मतलब ही नहीं बनता। और रही बात डिप्टी मेयर का तो कोई प्रासंगिकता नहीं है सुशील एक्ट में, बिल्कुल भी कुछ नहीं है उनके पास, केवल और केवल पद के अलावा और जो उनको सुविधाएं मिलती है इसके अलावा, प्रोटोकॉल के अलावा कुछ भी उनके पास नहीं है। कुछ नहीं है तब तक जब तक कि मेयर वहां मौजूद हैं। तो ऐसे में सरकार के पास तो विकल्प है, सरकार चाहे तो कराए, सरकार ना चाहे तो ना कराए, लेकिन सरकार केवल और केवल बाध्य वहां होती है जब नगर निगम का जो एक्ट है कि इतने दिनों के अंदर आपको चुनाव होने के, इतने दिनों के अंदर आपको निर्वाचन कराना ही कराना है। लेकिन अब तक जो जो एक्ट में प्रावधान है और वो जो समय सीमा दी हुई है, उस समय सीमा का पालन तो अब तक सरकार ने किया नहीं, तो उस समय सीमा को तो सरकार ने धूल चटा दिया पहले से ही, तो उसका क्या मतलब बनता है। और कोई ऐसा प्रावधान अगर हो, मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई बता सके इस तरह की चीजें, कोई लीगल लेमिनरी ऐसे कोई बता दें कि क्या एक्ट, जब जो एक्ट है, एक्ट के किसी भी प्रावधान को अगर सरकार अभी नहीं मानती है और सरकार चाहे कि हम इसको शिथिल कर सकते हैं, जैसे जनहित में कई ऐसे प्रावधान होते हैं, प्रशासनिक ऐसे नियम होते हैं जिसको शिथिल किया जा सकता है, ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास इस प्रकार के पावर होते हैं। अब बहुत मायने में सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों पर भी अंकुश लगा दी है, जो प्रायोरिटेटिव होता था, विशेषाधिकार होता था किसी चीज को अलॉट करने का, कुछ करने का, तो यूनियन मिनिस्टर इस प्रकार की फाइल पर लिखा करते थे कि जनहित में सारे नियमों को शिथिल करते हुए इनकी नियुक्ति की जाती है, ऐसा होता था, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते थे। लेकिन अब मोदी जी के जमाने में इस प्रकार की भाषा कैबिनेट मिनिस्टर यूज नहीं कर सकता, मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरा आदमी कोई नहीं कर सकता। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि एक्ट में जो प्रावधान है, उस एक्ट के प्रावधान को आखिर ऑन व्हाट बेसिस एंड व्हाई एंड हाउ, किस रास्ते से आप उसे शिथिल करेंगे, आपने अब तक उसका पालन क्यों नहीं किया, ये एक सवाल उठता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक्ट में प्रावधान है इनके निर्वाचन की इन दोनों पदों पर, तो उसका तो पहले ही उसे दरकिनार सरकार करके बैठी हुई इतने लंबे समय से, इतना लंबा समय हो गया चुनाव हुए, तो अब तक निर्वाचन हुआ नहीं है, तो इसलिए वो तो कोई विषय रहा ही नहीं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो सरकार तो खींच सकती है, सरकार चला सकती है, सरकार कोई भी रीजन। आप देखिए सरकार के पास अगली बात मैं आपको बताऊं, सरकार के पास अब रीजन है। मान लीजिए आपका सवाल हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति कोर्ट जा सकता है कि आप एक्ट में जब ये प्रावधान है तो आप इन चीजों को क्यों नहीं मान रहे, जैसे हाँ शायद मेरी जानकारी है कि इस मामले में कुछ लोग गए भी थे कि इस प्रकार का अभी तक क्यों नहीं किया गया है। लेकिन अब आप देखिए, आज जैसे अधिसूचना जारी हो गई और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बता दिया गया और उसे रद्द कर दिया गया, नाउ द गवर्नमेंट हैज लॉजिक, वो कोर्ट में जाकर के सरकार ये कह सकती है कि मैंने तो अधिसूचना जारी किया था,
चुनाव का, लेकिन ये कारण थे, ये प्रशासनिक इस प्रकार की परिस्थितियां बनी जिसके कारण से हमको रद्द करनी पड़ी। अब अगर कोई जाए भी और कोर्ट कहे भी तो कहेगा कि नेक्स्ट डेट फिर हम करा देंगे, नेक्स्ट डेट फिर सरकार की सुविधा पे डिपेंड करता है। तो एक बार का जो उनका प्रोविजन था एक्ट का, वो उन्होंने आज की अधिसूचना जारी करके वो पार कर ली। फुलफिल कर ली। हाँ, ये लॉजिक कोर्ट में दिया जाएगा कि हमने कोशिश की, हमने अधिसूचना भी जारी की थी और उसके बाद, लेकिन क्योंकि हालात उस प्रकार के नहीं बने, प्रशासनिक ऐसी स्थिति थी, हो सकता था वहां कुछ बहुत बात हो सकती थी, हंगामा हो सकता था, आपस में लड़ाई हो सकती थी, राजनीतिक कुछ ऐसे क्लैश हो सकते थे। सरकार है, सरकार तो कुछ भी लॉजिक दे दे, सब चल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने अपने लिए अपना एक, जैसे एक प्रोटेक्टिव जो एक आधार होता है, वो आधार क्रिएट कर लिया अधिसूचना जारी करके और फिर उसे रद्द करके। अब क्योंकि उसके पीछे की जो कहानी है वो आप बेटर समझ रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरी बात, इससे जुड़ा हुआ जो सवाल आपने किया था कि जो फाइनेंस मैटर से रिलेटेड जो कमिटी होती है, देखिए उस कमिटी का भी सीनियर डिप्टी मेयर से कोई लेना देना नहीं होता है तब तक जब तक कि उसमें वो शामिल, जब निर्वाचित ही नहीं हुए तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और उसमें पार्षद के रूप में कोई भी सदस्य निर्वाचित होते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं। अब उसमें जो जो बना दिया गया है, देखिए ये फाइनेंस कमेटी भी जो है ना, इस फाइनेंस कमेटी के पास भी बहुत सारे पावर नहीं है और बहुत सारी चीजें डिफाइंड नहीं है, मतलब अबूझ है एक तरह से आप ये कह सकते हैं। या फिर कुछ बातें ये कह सकते हैं कि संसदीय परंपरा में कुछ चीजें ऐसी होती है, अंडरस्टूड होती है सुशील, कि मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत सारे ऐसे मामलों को लेकर संविधान के मामले में ये बातें कही हैं, कई ऐसे केसेस में कि भाई नहीं, ये खोलकर अगर संविधान निर्माताओं ने बातें उसमें नहीं कही हैं, लेकिन संविधान का जो मेन फाउंडेशन है ये उसमें इटसेल्फ, ये उसमें इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, उसमें वो चीजें हैं। जैसे सेकुलरिज्म की बात मैं कर रहा हूं, इस शब्द पे बड़ी बहस देश में चल रही है, हटाए हैं नहीं हटाए हैं, नया क्यों जोड़ दिया, बाद में क्यों जोड़ा, इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे ये शब्द जोड़ो या मत जोड़ो, लेकिन उसके बेसिक फाउंडेशन में ये चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि संविधान निर्माता खोल करके ये बातें कहता उसको, या सेकुलर कहता कि मेरा संविधान सेकुलर है या मेरा देश सेकुलर है। उसी तरह से कहता हूं कि एक्ट में, संसदीय परंपरा में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें कि अबूझ होती हैं, या फिर एकदम अंडरस्टूड है कि इसमें आप समझ लीजिए कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है, ऐसा किया जाता है, परंपरा से कुछ चीजें चलती हैं। अब सवाल, जी जी सवाल ये है कि अब रद्द होने के बाद, चूंकि आपने भी निगम चुनाव के दौरान एक एक वार्ड का बड़ा बेहतरीन विश्लेषण किया था और एक एक चीज जो बताई थी आपने वैसा ही रहा, अब आपको क्या लगता है कि रद्द होने के बाद एक तरफ संगठन और एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह खड़े हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तनातनी अभी बरकरार रहेगी। उसका कारण है, उसका कारण है ये कि क्योंकि सांसद महोदय राव इंद्रजीत जी को के पास अब एक एक कहने के लिए ये बात है कि दो नगर निगम एक जिले में हैं। ठीक, चलिए आपने एक चुन लिया कि भाई मानेसर में हम अपने मतलब का बना लेंगे, आपने बना लिया, अब हमें नगर गुड़गांव में बनाने दीजिए, ये उनकी मांग। वो अब इस प्रकार से अपना लॉजिक रखेंगे, जैसा मैं समझ रहा हूं कि ऐसा। देखिए, मेरी किसी से बातचीत नहीं, मैं अपने अनुभव, क्योंकि जो नेताओं के बीच में जिंदगी बीती है उसके आधार पे मैं आपसे अब कह सकता हूं। तो उसमें से अब वो ये कहेंगे कि मानेसर तो ठीक है, संगठन ने बना लिया, सरकार समर्थक जो है सब हो गया, तो अब हमें नगर निगम गुरुग्राम में तो हमें जगह दीजिए, यहां तो हमारे मतलब का बनाने दीजिए, यहां हमारे अपने समर्थक को हमें बन बैठाने दीजिए। ये वो कह सकते हैं और ये कहेंगे, जरूर ये बात उठेगी और शायद यही बात वहां उठ रही होगी उनके बीच में। ठीक है, लेकिन क्योंकि संगठन दो बार से पूरी तरह से विफल रहा है, हाँ, इनके सामने, और ये एकदम से बिल्कुल पूरी ताकत से दिखा करके अपने माइट के साथ इन्होंने सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर बनाया था, हमेशा दोनों ही नगर निगमों की बात अगर मैं आपसे करूं। और तब कांग्रेस के जमाने में उस वक्त आपने देखा उसके बाद क्या स्थिति बनी थी, पूरी की पूरी टीम शिफ्ट कर गई इनके साथ बीजेपी में, कैसे कैसे क्या क्या हुआ आपके सामने है और दर्शक भी आपके जानते हैं। तो ऐसे में तो उस माइट का उस वक्त उपयोग किया था। और क्योंकि देखिए संगठन उसी समय से इस मुद्दे को लेकर खार खाए हुए है कि हर बात आखिर सांसद के अनुसार ही क्यों, ये भी एक तार्किक बात है कि हर बात आपके ही अनुसार क्यों, ऐसा क्यों हो।
तो इसीलिए संगठन चाह रहा है इस बार, संगठन इस बार एडमेंट है कि नहीं, किसी भी सूरत पर, किसी भी बिना पर या तो नहीं बनाएंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, ऐसे ही अधिसूचना जारी होगी और रद्द होती रहेगी, कुछ न कुछ कारण बताते रहेंगे। सरकार के पास बहुत सारे रीजन है, बिल्कुल एन वक्त पे जाकर के भी वो पोस्टपोन हो सकता है, प्रोसीडिंग कार्यवाही भी अचानक स्थगित हो सकती है, हंगामा हो सकता है, नारेबाजी हो सकती है। देखिए, पार्षदों में जहां तक गुटबाजी है तो गुटबाजी तो है, और देखिए जैसे ही संगठन सक्रिय अगर है तो पार्षद खुलकर सामने आएंगे। मुझे इसमें अब थोड़ी आशंका है कि सांसद महोदय के पाले में खुल करके पार्षद कुछ तो आ सकते हैं, जिनको लगता है कि उन्हीं के बिना पे हमारी राजनीति, हमारा राजनीतिक अस्तित्व है और आगे भी हम उन्हीं के बिना पे जीवित रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र में, तो वो तो शायद खुलकर सामने आ जाएं। लेकिन बहुतायत में मुझे लगता है पार्षद शायद ये हिम्मत न जुटा पाए, क्योंकि संगठन सक्रिय है और संगठन ने, मुझे जहां तक संकेत है कि संगठन का पूरा पूरा संकेत है सारे पार्षदों को, और सबसे 1-to-1 बातचीत इस मुद्दे पे होती रही है और हुई है। पूरा एक मैराथन, जैसे मानेसर वाला, मानेसर से पहले से यहाँ एक्सरसाइज इस मामले में जारी है, और मानेसर अचानक बीच में से मानेसर को की गाड़ी निकाल ली संगठन ने, और अब यहाँ की बात आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि संगठन इस बार पीछे हटने को तैयार है, और सरकार का समर्थन जाहिर है, संगठन तो भाई सरकार है या सरकार संगठन है, सरकार का समर्थन संगठन को मिलना ही मिलना है। देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं चलना है, क्योंकि इसमें कई लोग हैं, कई बड़े लोग हैं, उसमें यूनियन मिनिस्टर लेवल के लोग भी हैं जो गुरुग्राम में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, गुरुग्राम नगर निगम में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, और उसी इंटरेस्ट के तहत, सुशील आपको पता है कि उसी इंटरेस्ट के तहत यहां मेयर का भी टिकट दिया गया था। नहीं तो मेयर का टिकट की अगर राव इंद्रजीत की चलती तो मेयर का टिकट यहां किसी और को मिलता, वो किसी और की वकालत कर रहे थे। लेकिन क्योंकि दूसरे यूनियन मिनिस्टर ने, जिनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट गुरुग्राम में हमेशा रहा है, यहाँ सर इसे मान ले हम क्या कि यहाँ सीनियर डिप्टी मेयर की लड़ाई नहीं रह गई है, बिल्कुल नाक की लड़ाई आ गई है रद्द होने के बाद, दोनों तरफ से ताकत लगेगी। क्योंकि ये मुझे लग रहा है जहां तक ये सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव ये तय करेगा कि किसका सिक्का 2029 में चलेगा। क्योंकि अगर राव इंद्रजीत सिंह मात खा जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनके राजनीतिक करियर पर एक बड़ा धब्बा जरूर लग जाएगा, और अगर राव नरवीर सिंह मात खा जाते हैं तो फिर इनके भी राजनीतिक, जो भविष्य का राजनीतिक करियर है, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा। इससे कितने सहमत है? देखिए, मैं इस लड़ाई को राव इंद्रजीत वर्सेस राव नरवीर नहीं मानता, इसलिए लेकिन जो वर्सेस है, उस वर्सेस में मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें केवल राव नरवीर नहीं है। राव नरवीर मंत्री के साथ साथ उनको समर्थन संगठन का है, संगठन की शह पर ही वो कोई काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और उसी शह पर ही उन्होंने मानेसर नगर निगम में उस फॉर्मूला को अंजाम दिया और उसमें सफलता मिली है। और संगठन के साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार का समर्थन भी उनके साथ है। सरकार के समर्थन के बिना, उनकी शह के बिना राव नरवीर सवाल ही नहीं पैदा होता सफल होने का, और ना ही वो कदम आगे बढ़ाएंगे। तीसरा मुद्दा मैं ये कह रहा हूं कि तीसरा और फैक्टर है कि एक यूनियन मिनिस्टर भी हैं जिनका यहाँ बराबर हमेशा पिछले 10-11 वर्षों से गुरुग्राम में उनका हमेशा इंटरेस्ट रहा है, और आज यूनियन मिनिस्टर बनने के बाद भी उनका इंटरेस्ट गुरुग्राम की राजनीति में। जिक्र मनोहर लाल खट्टर साहब का कर रहे हैं। हाँ, आपने नाम खोल दिया। जी तो मैं दर्शक काफी कंफ्यूज होंगे ना कि पता नहीं किसका चर्चा, किसकी नामों की चर्चा हो रही है। कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं भूपेंद्र यादव की तो चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए मैं दर्शकों को भी क्लियर कर दूं कि एक चर्चा मनोहर लाल खट्टर की हो रही है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी केंद्र का मंत्री। आपने दुरुस्त समझा बिल्कुल ही, और आपके दर्शक तो इस बात को समझ ही रहे होंगे, इसीलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि देखिए, जब इतने फैक्टर्स जब किसी के साथ हो जाएं तो उनका बल, उनका खून तो एकदम 10-20 गुना तेज गति से बढ़ना ही बढ़ना है, उनके दिमाग तो और तेज गति से। तो जो विजडम है, पॉलिटिकल विजडम जो है, वो बुद्धि केवल राव नरवीर की वहां काम नहीं कर रही है, वहां और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें, लेकिन इसमें देखिए
अब मुझे आशंका ये लग रही है कि कुछ समय तक तो राव इंद्रजीत जरूर इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे, अड़े रहेंगे, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि नहीं, अब यहां अगर ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो बात बहुत ज्यादा खराब हो सकती है और उनके लिए आगे आने वाले समय के लिए भी दिक्कत पैदा हो सकती है, और ये एक बड़ा कारण हो सकता है उनकी राजनीति की दृष्टि से आगे आने वाले समय के लिए। तो इसीलिए हो सकता है समझौता किसी मुद्दे पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ दो पद हैं जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर। हो सकता है कि एक एक पद भी बांट लिए जाएं, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ये फॉर्मूला भी चल सकता है, वहां चल सकता बिल्कुल है। बिल्कुल अंततः अगर ऐसा लगेगा कि भाई दोनों सरकार और सरकार, संगठन और सांसद दोनों की इज्जत बची रहे, दोनों की प्रतिष्ठा बरकरार रहे, तो इसीलिए ये दो पद को एक एक का समर्थन दे करके भाई आप बता दीजिए कौन होगा, आप बता दीजिए आप कौन होगा। तो ऐसी इस तरह से भी गाड़ी निकल सकती है और मुझे लगता है कि ऐसे निकल जानी चाहिए गाड़ी ऐसी। लेकिन अगर संगठन इस बार जैसा संकेत मिल रहा है कि दोनों ही पदों पर, पिछले दो नगर निगमों को पूरी तरह से उसके इतिहास को दरकिनार करते हुए दोनों ही पदों पर संगठन या सरकार काबिज होना चाहती है, कराना चाहती है अपने मतलब के व्यक्ति को, अपने समर्थक किसी पार्षद को, अपने मनमाफिक पार्षद को, तो दिक्कत होगी सांसद महोदय के लिए इस बार इस लड़ाई को जीतना, मेरा ऐसा मानना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बड़ा अच्छा विश्लेषण रहा। मुझे लग रहा है कि दर्शकों को बहुत कुछ मिल गया, लेकिन ये काफी दिलचस्प होने वाला है यहाँ के सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव, क्योंकि प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर अधिसूचना रद्द कर दिया और कोर्ट में बताने के लिए प्रशासन ने खाना पूर्ति कर लिया, अपनी फाइल पुख्ता कर ली कि देखो भैया हम तो नियम के मुताबिक चुनाव करा रहे थे, बस कमियां रह गई, कोई समस्या खड़ी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जो भी है, यहाँ गुरुग्राम निगम की बात करें तो यहाँ सोहना के जो विधायक है तेजपाल तौर, उनका भी वार्ड आता है। जो राव नरवीर सिंह है बादशाहपुर के विधायक, जो मंत्री हैं, उनका भी वार्ड है। और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, उनका भी वार्ड, उनका तो पूरा विधानसभा क्षेत्र ही इस वार्ड में है। और सीनियर डिप्टी मेयर का केवल अब चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये है कि किसके खाते से सीनियर और डिप्टी मेयर बन रहा है। चूंकि ये सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव इन तमाम नेताओं के भविष्य की राजनीति को पंख भी लगाएंगे या ब्रेक लगाएंगे, फिलहाल देखना होगा। हम कंटिन्यू इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे सर के साथ। मैं डेली कोई ना कोई इस पर जैसे ही अपडेट आएगा मैं दर्शकों के पास जरूर लाऊंगा, क्योंकि इस पर हमारी आपकी ही नजर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश संगठन की, पूरे प्रदेश के नेताओं की या प्रदेश के राजनीतिक जानकारों की बनी हुई है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह इस बार शिकस्त खाएंगे, क्या संगठन वास्तव में 24 अपने पार्षद बनाने के बाद भी गुरुग्राम में जीतेगा या फिर संगठन को मुंह खानी पड़ेगी। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।